तो सभी लोग प्लीज़ अपना नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे, और ऐसे नहीं कि आप लोग घूम रहे हो कहीं और बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया है। ऐसे बच्चे जो बस सिर्फ दिखाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, वो प्लीज़ यू कैन लीव द क्लास एज आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर। मैं नहीं चाहता कोई नॉनसेंस क्रिएट हो यहाँ पे। तो आप लीव कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे जस्ट राइट अ पर्सनल मैसेज टू मी, मैं आपका अटेंडेंस दे दूंगा। ठीक है। तो ये अटेंडेंस के लिए क्लास नहीं है, इसमें बहुत ही अटेंटिव होना है और इसको इंटरेक्टिव भी बनाना है। जिस तरह से आप क्वेश्चन क्लास में करते हो, जितने लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। जस्ट आपको अभी म्यूट करना है अपने आप को, अपना वीडियो भी ऑफ रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन होगा आप जस्ट आप क्या करोगे, अपना अनम्यूट करोगे और मुझे पूछोगे क्वेश्चन। आप रेज वेज नहीं करना है आपको। मैं स्क्रीन जब शेयर करता हूँ तो मुझे रेज दिखता नहीं है, तो आप जस्ट अनम्यूट करेंगे, आप बोलने लगेंगे आप जो भी पूछना है आपको। एग्जैक्टली वैसे ही क्लास चलेगा तो ही मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा आपको। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 37, जो कि यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 6 में हमने, अगर आप लोग अगर कोर्स फाइल में जाओगे, बीएमई के कोर्स फाइल में, तो आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। सो यूनिट नंबर 6 में इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर द टॉपिक फॉर द फर्स्ट चैप्टर, एंड द सेकंड चैप्टर इज हीट ट्रीटमेंट विद द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अभी हीट ट्रीटमेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्यों करते हैं? अगर हमारे पास कमज़ोर सा मटेरियल, जैसे मैंने बहुत पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर मुझे एरोप्लेन बनाना हो, तो मैं क्या करूँगा? एरोप्लेन बनाने के लिए क्या करेंगे आप चाहते हो कि इसका वेट कम हो, इसका वेट कम होना चाहिए, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि बहुत ही हाई स्पीड से बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे चलाया जाता है, जहाँ पे एयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो इस एयर पूरा ये फोर्स लगाता है किसके ऊपर? एरोप्लेन के ऊपर। सो वी नीड अ मटीरियल which which is very light in the weight but high in the strength. So हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि एल्यूमिनियम यूज़ कर लेते हैं, बट एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट होता है, वेट इसका बहुत ही कम है, बट स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है। तो एट द सेम टाइम हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, बट एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे लेकिन एल्यूमिनियम को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, सो दैट हमारा वेट वाला जो फैक्टर है वो हमारा बरकरार रहे, वो हमारा बना रहे, बट स्ट्रेंथ वाला जो फैक्टर है वो हम इम्प्रूव कर सकें। सो फॉर दैट हमको समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस या एलॉइंग, मतलब मिक्स करें, कुछ छोटी छोटी दूसरे टाइप के मटेरियल्स को ऐड करें, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। ओके। तो ये सारी बातें हम लोग लेक्चर 37, 38 एंड 39 में करेंगे। 37 और 38 हम लोग आज करेंगे, और 39 के साथ में लास्ट में ले चलूँगा, जो कि मैंने पहले बताया कि लास्ट लेक्चर हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम की बात करेंगे। या फिर लेक्चर नंबर 39 प्लस जो एसी का और इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर की बात हमने की थी कि ये हमको पढ़ना है, वो हम लोग एक साथ कर लेंगे। और लास्ट लेक्चर के लिए मैं सिर्फ आपको इनवाइट करूँगा इन द क्लासरूम ऑफलाइन, वहाँ पे मैं बुलाऊंगा आपको, उसमें आपको ज्वाइन करना होगा। उसमें हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। ओके। अब यहाँ पे पहले का लिखा हुआ, ये पहले लेक्चर नंबर 30 होता था, अभी मैंने इसको किया हुआ है लेक्चर नंबर 37। दिस इज लेक्चर नंबर 37। नोट्स में आपको लेक्चर नंबर 37 दिखना चाहिए। ठीक है। सो लेक्चर नंबर 37 में स्टार्ट करता हूँ मैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जैसे मैं बोलूँ, किसी भी स्टूडेंट की अगर आप स्ट्रेंथ निकालें, स्टूडेंट या फिर किसी ह्यूमन बींग का स्ट्रेंथ जानना है, मतलब उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है अपने आप को किसी फोर्स को रसिस्ट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसके ऊपर फोर्स लगाओगे। कोई भी मान लीजिए एक ह्यूमन बींग है, उसके हाथ को आप क्या करोगे? स्ट्रेच आउट करोगे, मतलब टेंशन लगाओगे, टेंशन फोर्स लगाओगे। जैसे ही इसने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसी टाइम आप बोलोगे कि उसके अंदर इतनी फोर्स को सस्टेन करने की ताकत है, राइट? तो वो जो फोर्स लगेगा वही उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो हमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी निकालनी है, उसके लिए भी हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। सो द फर्स्ट टर्म इज कम्स आउट फ्रॉम द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज स्ट्रेस। आपने पहले भी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है स्ट्रेस।
स्ट्रेस इज नेवर, बहुत सारा कंफ्यूजन है कि स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई नहीं होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। आपको जैसे बोलते हैं ना कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस होने का मतलब क्या है, आप एक रिएक्ट कर रहे हो इन्वायरमेंट के कंडीशन के हिसाब से। अगर इन्वायरमेंट आपको, जैसे हवा चलती है तो आपको दर्द हो रहा है, आपकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो हवा भी, हल्की हल्की ठंडी हवा भी आपको बहुत पेन क्रिएट करता है, जिससे स्ट्रेस जनरेट होता है। वैसे ही मटेरियल के साथ भी है, जब मटेरियल पे हम लोग खींचे, जब हमने फोर्स लगाया, तो इस फोर्स लगाने से मटेरियल ने रसिस्ट किया है, कुछ ना कुछ रसिस्टेंस क्रिएट किया है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं तोड़ो, मुझे फोर्स। तो आपने अगर जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसने रेसिस्टेंस भी 10 न्यूटन के किया और बराबर रहा, तो बैलेंस है, उस समय इसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ, डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। सो द स्ट्रेस इज ऑलवेज जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल, ऑलवेज जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल। व्हेन जनरेटेड, कब, जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल लोड लगाएं, एक्चुअली लोड लगाएं। तो लोड भी 3 तरह की हो सकती है। लोड हो सकता है हम फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ये पुलिंग फोर्स और ये पुशिंग फोर्स। इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। ओके। एंड दूसरा हो सकता है कि हम बेंड करें इसको, जैसे ये पेन है, इसको मैं बेंड करूं, तो दिस इज ऑल्सो द फोर्स लोड अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन इज द टॉर्जन या फिर टॉर्क, या तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ट्विस्ट करें, ऐसे ट्विस्ट करें तो भी इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा अपने डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट। जो मैं इसके अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट करने जा रहा हूं उसके अगेंस्ट इस पे स्ट्रेस जनरेट होगा। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 तरह से फोर्स, 3 तरह से लोड लगा सकते हैं, ओनली 3 तरह से। या तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या तो हम फोर्स लगाएं जैसे पुलिंग या फिर पुशिंग। पुलिंग इज ऑल्सो नोन एज द टेंसाइल फोर्स एंड पुशिंग इज ऑल्सो नोन एज द कंप्रेसिव फोर्स। बेंडिंग, अब बेंडिंग देखिए, जैसे बेंड मैंने किया, ऐसे भी बेंड कर सकते हैं कि मैंने इसकी सपोर्ट लगा दी है नीचे और इसके ऊपर ऐसे ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बेंड होगा, बेंड होगा ये ऐसे। बकलिंग, बकलिंग इज ऑल्सो सेम एज अ बेंडिंग, बट अगर आप वर्टिकल फोर्स लगाते हो और उसके अंदर वही इफेक्ट आता है जैसे बेंडिंग में आता था, तो उसको बोलते हैं बकलिंग। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये बेंड हो जाएगा, तो ऐसे बेंड हो गया, ये इफेक्ट सेम है। और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस दोनों कॉर्नर पे सपोर्ट लगा दूं और बीच में से फोर्स लगाऊं तो भी ये ऐसे ही बेंड होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो इफेक्ट लगभग दोनों सेम है, लेकिन एक में हमने बीच में कई फोर्स लगाया और यहाँ पे मैं साइड में 2 फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये वाले केस में जो कुछ हो रहा है उसको बोलते हैं बकलिंग, और ये वाला जो केस है वो है बेंडिंग, बट इफेक्ट आर सेम। दैट्स वाई बोथ आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेंडिंग या फिर मोमेंट्स, मोमेंट जब अप्लाई करते हैं। लास्ट इज द ट्विस्टिंग, ये जो लास्ट है ये हम ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने का मतलब टॉर्क लगाना, ठीक है। और इसकी फिनोमिना को बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्जन, टॉर्जन की कंडीशन में, राइट। सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन विच द स्ट्रेस विल बी जनरेटेड, एंड द स्ट्रेस ऑल्सो डिफरेंट बिकॉज द लोड्स आर डिफरेंट। जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें स्ट्रेस जो जनरेट होती है उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब हम बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेस। तो डिफरेंट डिफरेंट लोड पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं। मैथमेटिकली अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज the ratio of force to the cross sectional area and it is denoted by the sigma, denoted by sigma। sigma को ऐसे लिखेंगे आप, sigma, ठीक है। so it is defined as the ratio of force to the cross section area, मतलब force upon area, right। अगर फोर्स अपॉन एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है यहां तक सबको? यस। नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल दैट इफ आई अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन एफ एंड एफ, सो व्हाट विल बी द स्ट्रेस जनरेटेड इन दिस मटेरियल, फोर्स अपॉन एरिया। आप बताइए एरिया क्या लूं मैं यहाँ पे? एरिया के लिए मैंने डायमेंशंस दे रखी है रेक्टेंगल्स की,
ये 3D ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने एरिया, आप बता सकते हैं कौन सा एरिया होगा? एरिया क्या ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा? BH। BH सबको क्लियर है? B/H रेक्टेंगुलर एरिया है हर जगह, बट रेक्टेंगल भी कौन वाला होगा ये आप बता सकते हो? क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. एरिया वही होगा जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है। क्लियर? डायमेंशंस तीनों गिवन हो सकती है, आपको एरिया बताना होगा वो जिस एरिया पे ये फोर्स लग रहा है। क्लियर? Yes, sir. तो शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? इज स्ट्रेन। जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है, होगा या नहीं? डिफॉर्मेशन होगा। सो डिफॉर्मेशन को भी एक हमने टर्म्स दे दिया, और डिफॉर्मेशन को मेजर करने का एक तरीका है, एंड दैट टर्म्स इज नोन एज स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अभी डायमेंशन लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, थिकनेस हो सकता है, कोई भी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में डायमेंशंस चेंज होंगी। क्लियर? सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ध्यान रखिएगा, ये अभी मैं बात करूंगा आगे। सो मैथमेटिकली स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय द अपसाइलन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपसाइलन बोलने के लिए, आप इसको क्या बोलोगे? अपसाइलन। ई नहीं है, ये अपसाइलन है, ग्रीक वर्ड। सो अपसाइलन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अच्छा ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस। यूनिटलेस होगा, मैंने इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, यूनिटलेस। ऊपर है डायमेंशन, नीचे भी डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में चेंज इन डायमेंशन होगा। सो दैट्स वाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स किधर लगा रहे हो। एम आई राइट? यस सर। Okay, so now I'm going to give you an example by using this diagram, that object is there which is having a length of LO. LO का मतलब है original length. Okay, now I am going to apply a force of F. अब बताओ इसमें डिफॉर्मेशन के लिए आप दोनों तरफ फोर्स लगाओगे या एक तरफ से हो जाएगा? दोनों तरफ से। दोनों तरफ से लगना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके इसमें डिफॉर्मेशन होगा, स्ट्रेस जनरेट होगी। क्या मैं इस पेन पे इधर फोर्स लगाऊं तो इसमें स्ट्रेस जनरेट होगी? नहीं सर। नो। जैसे मैं आपके हाथ को एक तरफ से खींचता जाऊं, आप भी मेरे साथ चलते जाओ, तो आपके हाथ में दर्द होगा? नो सर। नो। सो स्ट्रेस विल आल्सो नॉट बी जनरेटेड। सेम टाइम आप अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस साइड में दीवार से बांध दूं, दीवार से फिक्स कर दूं और एक साइड में फोर्स लगाऊं तो स्ट्रेस जनरेट होगा? यस सर। यस। सो दिस इज इक्वलेंट टू, एक ऑब्जेक्ट बना दिया और मैंने इधर फोर्स लगाया F, तो दीवार ने एक रिएक्शन दिया जो अपनी तरफ खींच रहा है दीवार, तो रिएक्शन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ F में। अभी भी बैलेंस है ये। एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम जो आपने फिजिक्स में कभी किया होगा, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और हमको देखना है कि कौन कौन से फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेफ्ट साइड का फोर्स राइट साइड के फोर्स को बैलेंस करता है, ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स बैलेंस करता है, तब जाके उस ऑब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम आता है, और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ही स्ट्रेस भी जनरेट होता है। अगर आपके ऊपर कोई भी फोर्स लगे और आप उसी फोर्स में उसी डायरेक्शन में मोशन करने लगो तो आपके ऊपर कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, आपका कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। ओके। सो जब भी मैंने इस पे फोर्स लगाया इसमें कुछ लेंथ चेंज हो गया, राइट? देखिए LF फाइनल लेंथ ये हो गया, LF का मतलब है फाइनल लेंथ, LO का मतलब है ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ बेटा? व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? एनीवन? डेल्टा एल। डेल्टा एल। बट डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी? LF माइनस एल नॉट। एल नॉट, राइट? सो चेंज इन लेंथ, क्योंकि मैंने लेंथ क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि लेंथ के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, तो जो स्ट्रेन होगा वही उसी डायरेक्शन वाला डायमेंशन लिया जाएगा। जो ओरिजिनल फार्मूला डेफिनेशन क्या है? डायमेंशन। बट डायमेंशन कौन सा लेना है? जिस डायमेंशन में फोर्स लग रहा है।
right? So change in dimension will be the change in length. So change in length is LF minus L naught divided by original length, and that is L naught, right? So epsilon can be written as delta L upon L naught. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. You should only write now. You only the formula for the stress as well as strain. You should write in the notebook. Have you done? Yes, sir. लिख लिया. ओके, मूविंग फॉरवर्ड्स, अगर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन जान लिया तो हम हुक्स लॉ क्यों नहीं जानना चाहते हैं? हुक्स लॉ भी हमें जानना चाहिए, राइट? बिकॉज हुक्स लॉ, चलिए इसमें थोड़ा सा मैं स्टोरी भी बताऊंगा थोड़ा. हुक्स लॉ इट स्टेट्स दैट व्हेन अ मटेरियल इज अंडर अ लोड, अब देखिए लोड आ रहा है यहाँ पे, लोड कुछ भी हो सकता है, फोर्स और एरिया, और बेसिक लेवल पे हम जो लोड की बात करेंगे वहाँ पे फोर्स की बात करेंगे. आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो हम जो लोड की बात करेंगे वो फोर्स से रिलेटेड होगा, सिर्फ फोर्स, ठीक है? मोमेंट और टॉर्क वाला हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एक फोर्स से मतलब है, स्ट्रेस जनरेट करना है, स्ट्रेन देखना है क्या होता है. तो इट स्टेट्स दैट व्हेन अ मटेरियल इज अंडर अ लोड देन द स्ट्रेस जनरेटेड, ध्यान रखिएगा जनरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, स्ट्रेस जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the strain generated. Strain is also generated because we apply the force. So strain उसमें generate हो रहा है. Strain कैसे generate हो रहा है? Because deformation is also there. So the Hooke's law is sigma is directly proportional to epsilon. यहीं तक है सिर्फ Hooke's law. Hooke's law सिर्फ यही है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. Stress is directly proportional to epsilon. और Hooke's law ने ये बता के दुनिया से चले गए, ठीक है? और मजे कौन लिया इस फॉर्मूले का, पता है आपको? बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो लग रहा है सब सो रहे हैं. पता है आपको? नहीं पता है? मजे लिया इसने, किसने? ये रहा, कौन है ये? Young's modulus. यंग्स ने क्या किया, आप सबको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस ने दिया. और यंग्स ने पहले तो यंग्स ने, जब हम इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते हैं, जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसको लिखते हैं सिग्मा. सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिग्मा इज इक्वल्स टू, यंग्स को वाई से लिखते हैं और ये यहाँ पे एप्सिलॉन लगा देते हैं, क्योंकि यंग्स ने लगाया था तो उसने वाई बोला, मेरे नाम से लगेगा, तो यंग्स ने बोला. जब इंजीनियरिंग पढ़ने लगते हैं हम तो इंजीनियरिंग में आता है इसी बात, यही चीज़ हो जाती है इलास्टिसिटी, इसी को बोलने लगते हैं हम इलास्टिसिटी. वेयर ई इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ई इज ऑल्सो नोन एज द यंग्स मॉडुलस, ई इज ऑल्सो नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बहुत सारे नाम है इसके. यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम एज स्ट्रेस, क्यों? क्योंकि ये तो यूनिटलेस है और ये इसका क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो इसका भी क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज द पास्कल्स. ओके, Yes, sir. and this point is very very important that it is the measure of elasticity. What it is the मतलब किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है बताओ? अरे कोई तो बोलो, यहाँ किसकी बात हो रही है इस पूरे पॉइंट्स में? Young's modulus. यंग्स मॉडुलस के बारे में बात हो रही है, ई के बारे में बात हो रही है, ठीक है? सो इट इज़ द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी चेक करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना होगा? ई की वैल्यू. मैं बोलूँ एल्यूमिनियम या स्टील कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो आप उस पर फोर्स लगा के स्ट्रेन निकाल के, आप स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल के आप उसका यंग्स मॉडुलस निकाल लोगे, और उसमें आप स्ट्रेस निकाल लोगे एज वेल एज स्ट्रेन भी निकाल लोगे, और दोनों का रेशियो जब वो निकालोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू होगी? यंग्स मॉडुलस की, राइट? Okay.
Yes, sir. right? So it is also defined as the Young's modulus is also defined as the ratio of stress and strain. एंड स्ट्रेस आपको पता चल गया है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन आपको पता चल गया है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, राइट? क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगर अच्छा नोट कर लीजिए आप लोग ये फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू अपसाइलन, एंड यू कैन ऑल्सो राइट ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन. Okay. डन? चेंज इन लेंथ. अच्छा ये बताओ आप लोग, अगर स्टील रॉड को मैं स्ट्रेच करूं तो क्या उसमें चेंज इन लेंथ आएगा या नहीं आएगा? आएगा. आएगा. बट कैन यू सी द डिफॉर्मेशन? No, sir. No, but you cannot see, but there should be a deformation. There should be a very 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 minute deformation. अब ये मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि ये उसमें डिफॉर्मेशन तो होगा ही. जैसे ये प्लास्टिक का भी मटेरियल है और इसमें मैं थोड़ा सा भी फोर्स लगाऊं, 0.001 न्यूटन का भी फोर्स लगाऊं, तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा. और इसको प्रूफ भी कर सकते हैं. देखिए सिंपल सी बात है, आप बस हुक्स लॉ यूज करोगे आप, ठीक है? तो जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो जिसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, कितना है ओरिजिनल लेंथ इसका? L0. L0, ठीक है? ये लेंथ दिया हुआ है इसका. क्लियर? अब इस पे हमने जैसे ही फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं इस पे? फोर्स लगा रहा हूं मैं F लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं F, ठीक है? अब देखिए इसमें स्ट्रेस जनरेटेड कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया. क्लियर? एरिया कौन सा होगा बेटा बताओ आप लोग? ये वाला एरिया होगा कि नहीं? Yes, sir. क्या ये एरिया 0 है? एरिया इज नॉट इक्वल्स टू 0. No, sir. Yes, sir. क्या L0 0 है? No, sir. No, sir. क्या फोर्स 0 है? No, sir. No, sir. बहुत कम फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है? तो सिग्मा इज ऑल्सो नॉट 0. नाउ द अपसाइलन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट? change in length upon original length. Now you know that the Young's modulus is equals to sigma upon epsilon, right? E equals to sigma upon epsilon. अब मैं सिग्मा की जगह पे फोर्स अपॉन एरिया रख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई अपसाइलन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एल अपॉन एल ओरिजिनल, ठीक है? L0. अब यहाँ से आपको बस ये निकालना है, ये डेल्टा एल चेंज इन लेंथ. बताइए कितना आएगा? कितना आएगा कि नहीं? चेक करो एक बार आप. आएगा कि नहीं? ये कोई भी यस नो बोल दो भैया, जल्दी 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 बोलो. Yes, sir. यही आएगा. Yes, sir. मतलब मैं डायरेक्टली अगर लिखना चाहूँ तो डेल्टा एल, आपको ये रट लेना भी है कि F इंटू L0 अपॉन A इंटू ई, ये होगा, यही फॉर्मूला आएगा. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा एक तरह से याद रखना है. और खासकर मैं बता दूं, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, उनको तो ये याद ही रखना है आगे भी. अभी आप लोग इसको देखिए. अब मैं बताऊं कि चेंज इन लेंथ क्या है. जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ, कितनी लेंथ उसकी बढ़ गई, इसका ये फॉर्मूला है. अब देखो, क्या F 0 है? No, sir. नो, F इज नॉट 0. क्या L0 0 है? No, sir. No, No. sir. क्या A इन्फिनिटी है? No, sir. क्या No. यंग्स मॉडुलस 0 हो सकता है? मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है, No, ये sir. 0 नहीं हो सकता. या फिर यंग्स मॉडुलस बोलूं मैं इनफाइनाइट है,
तो ये जीरो होगा। डिनोमिनेटर को इनफाइनाइट होना पड़ता है वैल्यू को जीरो लाने के लिए, न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ता है वैल्यू को जीरो लाने के लिए। तो ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उसको जीरो नहीं है, नीचे वाली चीज़ें इनफाइनाइट नहीं है। सो क्या डेल्टा एल कभी जीरो हो सकता है? नो सर। नो। नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो देयर इज डिफॉर्मेशन बट इट इज नॉट विजिबल टू योर नेकेड आईज, यू कैन सी एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल ईजिली। आपको देखोगे आप एटम्स के बीच में डिफॉर्मेशन हो रहा है, एटम्स एक दूसरे से बॉन्डिंग फोर्स, तो बॉन्डिंग फोर्स की वजह से अट्रैक्शन में है। तभी तो आप देखते हो कि जब आप फोर्स खींच के छोड़ते हो तो सारे एटम्स फिर से वापस आ जाते हैं, और इसी लिमिट को बोला जाता है इलास्टिसिटी। अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको। इलास्टिसिटी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। डन। नाउ यू मस्ट राइट दिस फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल नॉट अपॉन ए, एफ एल नॉट अपॉन ए। नोटेड? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ चलिए, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए क्या होगा। दोनों एक रबर का मटेरियल है और एक स्टील का मटेरियल है, ठीक है? मैं वन बाय वन पूछूंगा आपसे। कौन कौन आंसर देने के लिए रेडी है बताओ। कौन कौन रेडी है भाई? रेज योर हैंड। सत्यनारायण बताओ कौन है इलास्टिक ज़्यादा? बेटा जो भी रेज कर रहा है, जो भी अपना आंसर देना चाहता है, इसका मतलब वही है जो स्टूडेंट जो बहुत ही अटेंटिव है क्लास में। सत्यनारायण बताओ कौन है, या ऐसे ही रेज? सर हाँ बोलो बोलो, स्पीक। नहीं बोल रहा है। एनीवन एल्स? कोई नहीं है। सर रबर बेटा रबर है। अब्दुल रहमान? रबर। और कोई? सुशांत सिंह 2 अकाउंट से ज्वाइन कर रखा है इसको। रबर रबर। कैसे लगता है इलास्टिसिटी ज़्यादा है इसकी? क्या चीज़ देखते हो आप जिससे पता चलता है कि इलास्टिसिटी है? अभी मैंने लिखाया था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। यस सर क्या लिखा था? इट इज़ द मेज़र ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी बताना है आपको कि किसकी ज़्यादा है, तो आपको इसकी इलास्टिसिटी निकालनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने हिंट भी दिया, वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस विल गिव यू द आंसर। वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस विल गिव यू द आंसर, मतलब यंग्स मॉडुलस होता है क्या? ई। अब देखो मैं, अब आपको सबको लग रहा है रबर है, बट आंसर इज इनकरेक्ट। यस सर आंसर इज यस okay. How can we prove it mathematically? यस By using Young's modulus formula, by using Hooke's law. अब देखिए ध्यान से, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है बताओ जरा। सिग्मा अपॉन, अभी आपने नोट किया, सिग्मा अपॉन अपसाइलन, राइट? सिग्मा अपॉन अपसाइलन। ओके, सो सिग्मा इक्वल्स टू, देखो दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, दोनों का एरिया क्या है? सेम है, बोलिए। यस ओरिजिनल लेंथ भी सेम है दोनों का, स्टार्टिंग Yes, का। sir. यस इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है। देखो मैंने लिखा भी था, हैविंग सेम डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब सारे आ जाएंगे इसमें, एल नॉट, एरिया सब आ जाएगा, और दोनों सेम फोर्स में है, तो सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होगा।
और अपसाइलन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ। सो एफ एल नॉट ऊपर चला जाएगा, एफ एल नॉट अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ई। ठीक है, ये हो जाएगा ई की वैल्यू। ये बताइए क्या दोनों, ये क्या फोर्स दोनों के लिए सेम है? यस सर। क्या लेंथ सेम है दोनों के लिए? यस सर। Yes, क्या sir. एरिया दोनों के लिए सेम है? यस सर। तो क्या ये डिपेंड करेंगे क्या यंग्स मॉडुलस पे? नहीं, क्योंकि दोनों का सेम है। क्या चेंज इन लेंथ दोनों के लिए सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट किसके है। लिए ज्यादा है ये? किसी की रबर की ज्यादा है। रबर या स्टील, किसके लिए ज्यादा होगा डेल्टा एल? Still. बोलो बोलो बोलो। रबर के लिए। रबर के लिए ज्यादा होगा। इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा एल, राइट? तो डेल्टा एल जिसका ज्यादा होगा, यंग्स मॉडुलस उसका कम होगा कि नहीं? यस। डेल्टा एल किसका ज्यादा है? डेल्टा एल किसका ज्यादा होगा? सेम फोर्स लग रहा है तो रबर का ज्यादा होगा और स्टील का कम होगा। तो स्टील का कम होगा तो यंग्स मॉडुलस स्टील का ज्यादा होगा। ठीक, अब मुझे आपको लग रहा है अरे सर क्या बोल रहे हैं यार, ये इलास्टिसिटी तो मतलब क्या, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऐसी? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी वो मटेरियल अपने आप को रिकवर कर ले। रबर में अगर मैं बहुत कुछ फोर्स लगाऊँ ना, कुछ देर के बाद टूट जाएगा और उसके वापस आएगा क्या वो रबर? वापस नहीं आएगा। नहीं सर। ठीक है, लेकिन स्टील को आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ, बहुत ज़्यादा, आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे उसमें डिफॉर्मेशन हुआ होता है, फिर उस आप छोड़ दोगे वापस आ जाएंगे सारे मटेरियल, सारे एटम्स वापस आ जाएंगे अपने ओरिजिनल शेप और साइज में। तो इलास्टिसिटी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक की जाती है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल तो छोड़ो, आपने हुक्स लॉ यूज़ करके ही बता दिया कि इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है? स्टील की ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 37। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स लेक्चर नंबर 38। अभी किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सो लेक्चर नंबर 38। दिस इज अगेन रिटन रॉन्गली दैट दिस इज 31। क्या है ये? 38 है। लेक्चर नंबर 38 एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 1। अच्छा, मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा था पिछले साल के पेपर की एनालिसिस। आप अगर उसमें देखेंगे कि यूनिट वाइज कैसे किसमें से मार्क्स ज़्यादा पूछे गए हैं, वो बेटा उसी तरह से फॉलो किया जा रहा है पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, तो आप देखेंगे पार्ट वाइज, पार्ट 1 में, पार्ट ए में पहली यूनिट से बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा पार्ट वाइज किस में से ज़्यादा पूछा गया है और ओवरऑल किस में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सर यूनिट 1 और 2। यूनिट 1 से ही सबसे ज़्यादा पूछे गए और यूनिट 2 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। अभी हमें मैकेनिकल हमने समझ में आ गया कि मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज़ वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल के, कि स्ट्रेस जिसमें ज़्यादा जनरेट होगा टूटने से पहले तो उसको बोलेंगे स्ट्रेस, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया है ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इधर भी लगा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये फोर्स इधर लगाऊँ 11 न्यूटन और इधर लगाऊँ 10 न्यूटन, क्या किस में स्ट्रेस जनरेट होगा, किस में नहीं होगा? या किसी में, किस में ज़्यादा होगा? इसमें होगा और इसमें नीचे होगा ही नहीं। सर होगा पर कम। कौन कौन कह रहा है इसमें होगा बट कम होगा? कुछ लोग कह रहे हैं इसमें होगा ही नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 11 न्यूटन है। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? सर ऊपर वाले में ज्यादा होगा सर। ऊपर वाले में नीचे में नहीं होगा। नीचे होगा या नहीं होगा? सर होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा सर, क्योंकि वो एक साइड ज़्यादा ज्यादा नहीं रहेगा। होगा। मैं नीचे बता वाले रहा में हूँ, कम होगा सर। हाँ ठीक, कम होगा।
कम होगा, ये ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। नीचे वाले में होगा नहीं ही होगा। नहीं, होगा ही नहीं। कैन यू से दैट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज अंडर द लोड ऑफ 1 न्यूटन इन द राइट साइड? कैंसिल हो गया 10 न्यूटन का, रिजल्टेंट sir. फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड में 1 न्यूटन का। यस और नो? यस सर। अब एक डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ये ऑब्जेक्ट तो मूव कर जाएगा, ट्रांसलेट कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा, लीनियर मोशन करने लगेगा। एफ दिस इक्वल्स टू एम ए इंटू एम ए हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये तो मूव कर जाएगा ना। बैलेंस कहाँ है? ये इक्विलिब्रियम में कहाँ है? तो जब भी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसमें कोई स्ट्रेस जनरेट होगा ही नहीं, राइट? Yes, sir. ओके, सो द सब्सटेंसेज विच आर यूजफुल, इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है? द सब्सटेंसेज विच आर यूजफुल इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग are called as engineering materials. A particular material is selected on the basis of following consideration. अब इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा और कुछ पॉइंट्स आप अपने आप भी समझ सकते हो, बट आपको बस हेडिंग्स, जो सब हेडिंग्स हैं वो कुछ याद रखनी होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल के बेसिस पे भी हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं कि हमें मटेरियल क्या यूज़ करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आर ऑल्सो डिफरेंट, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज़। इसमें से मैं बात करूँगा जैसे स्ट्रेंथ, जो कि हम लोग आगे धीरे धीरे इसको समझेंगे भी। उसके बाद है डक्टिलिटी, उसके बाद है टफनेस, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, हार्डनेस, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, और भी बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिस पे हमारा पूरा ये लेक्चर है कि हम प्रॉपर्टी समझें। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी आप जैसे बाहर से देख के या टच करके समझ में आए, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टच करके आप कंप्रेस करके देख सकते हो कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, ओके। देन स्पेसिफिक हीट, हीट उसमें सप्लाई करके आप समझ सकते हो कि उसमें स्पेसिफिक हीट कितना ज़्यादा है। थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसका। देन केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन के लिए एफिनिटी है क्या उसके अंदर, क्या कोरोजन होना उसमें ज़्यादा, जैसे स्टील में या फिर मैं बोलूँ आयरन में बहुत ज़्यादा होता है कोरोजन का चांसेस, बट एल्यूमिनियम में नहीं होता है। तो किस हिसाब से हम मटेरियल को यूज़ करने जा रहे हैं, क्या उसमें वहाँ पे कोरोजन होगा तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो हम डायरेक्टली स्टील को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी चीज़ें एस्पेक्ट्स हैं जिसकी हम बात करेंगे आगे। फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी, जैसे फॉर्म्ड, आपने ये पढ़ा था अभी फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसमें हमने हैमर अप्लाई करके मटेरियल का शेप चेंज कर रहे थे। कास्टिंग भी आपने पढ़ा। मशीनिंग, जो कटिंग करके, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को कट करके इसका शेप बदल दूं, जैसे ऐसा शेप बना दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं मशीनिंग मेथड। मैंने मेटल कटिंग प्रोसेस लगाया, यहाँ पे कट किया, तो क्या ये मशीन आसानी से हो जाता है मटेरियल या नहीं होता है? जैसे एल्यूमिनियम की कटिंग करना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग एल्यूमिनियम की मशीनिंग नहीं कर पाते। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज all properties of the material we can choose the materials, select the materials. Then cost of the material, obviously cost of the material is also depending upon the availability. जैसे मैं बोलूँ राजस्थान में वुड ज़्यादा अवेलेबल है या स्टोन्स? स्टोन्स। सो स्टोन आप देखेंगे राजस्थान में बहुत ही चीप प्राइस पे मिल जाता है, और हम उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कई जगह घरों पे, जो घरों के दरवाजों के साइड्स में जो वॉल बनाते हैं, तो आप देखेंगे अगर एमपी में जाएंगे, आप यूपी में जाएंगे, तो वहाँ पे वुड से बनाए जाते हैं। समझ रहे हो? वो जो मैं डोर्स की बात कर रहा हूँ, डोर्स के साइड में, समझ रहे हो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं? Yes. ठीक है, तो जो साइड में, लेकिन मैंने राजस्थान में बहुत ज़्यादा इसको देखा है। यहाँ पे किस चीज़ से बनाई जाती है? स्टोन से बनाई जाती है, क्योंकि स्टोन इजीली अवेलेबल है। तो आपने देखा कॉस्ट भी कम हो गया और अवेलेबिलिटी है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कॉस्ट कम कब होगा? जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं? Yes. ठीक है। नेक्स्ट इज द सर्विस इन द लाइफ ऑफ द मटेरियल। सर्विस मतलब मटेरियल जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है? मतलब उसमें वियर, कोरोजन होने पे आप क्या उससे आप मतलब उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे हो? जैसे टरबाइन है, टरबाइन में कोरोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे कैविटेशन इज ऑल्सो नोन एज वियर ऑफ द मटीरियल, बिकॉज ऑफ सम वाटर बबल्स getting blast at the near to the metal contact,
तो वहाँ से वियर आउट हो जाते हैं मटेरियल्स, तो वहाँ पे होल्स हो जाती है छोटी छोटी, उसी को बोलते हैं कैविटेशन। तो वियर अगर हो रहा है तो क्या उससे प्रॉब्लम है? नहीं है। नहीं है तो कोई आप उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो मटेरियल कॉस्टली नहीं होगा, चीप होगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर उससे जो मशीन है उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट पर्टिकुलर मटीरियल। ठीक है। अपीयरेंसेस, ऑब्वियसली अपीयरेंसेस भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। टेक्सचर कैसा है, कलर ऑफ द सरफेस कैसा है, रफनेस कैसा है। जैसे मैं आपको क्लास में जिस पोडियम पे पढ़ाता हूँ, उस पोडियम पे जैसे मैंने लैपटॉप रखा, आप देखोगे, आप अगर आप जाके देखोगे तो बस उसको पहले, इससे पहले जब पोडियम आया था वो बहुत ही प्लेन था, सरफेस स्मूथ था, तो उस पर कभी लैपटॉप रखने पे वो स्लिप आउट हो जाता था नीचे, क्योंकि आपको एक इंक्लाइंड सरफेस चाहिए। बट इंक्लाइंड सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखोगे आप, वो नीचे अपनी ग्रेविटी की वजह से नीचे स्लाइड कर जाएगा। बट जब जैसे हमने देखा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अगला वेंडर जो आया उससे हमने ये चेक करवाया कि क्या उसका जो सरफेस है जहाँ पे हमको लैपटॉप रखना है वो क्या रफ है या नहीं है, तो वहाँ पर रफनेस की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। तो ये भी आपका एस्पेक्ट होता है कि मटेरियल आप क्या यूज़ करना चाहिए। कई सारे जैसे मटेरियल होते हैं, जैसे स्टील इज लेसर सरफेस देन एल्यूमिनियम डायरेक्टली। एल्यूमिनियम थोड़ा सा रफ लगता है अपने आप में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल किस बेसिस पे करेंगे? देयर आर 4-5 टाइप्स ऑफ, तो ये जो 5 तक लिखा हूँ मैं, ये आप पार्ट बी तक का आंसर आ सकता है इसमें। मतलब अगर आप ये पूरा लिखते हो तो आप पार्ट बी का भी क्वेश्चन कर लोगे और उससे कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हो। ये पार्ट सी में क्वेश्चन नहीं आने वाला। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। कोई बता सकता है, मैंने यहाँ पे जो चार्ट ये ट्री बनाया हुआ है, इस मटेरियल के अलावा भी कुछ मटेरियल्स हैं क्या दुनिया में? क्या इन मटेरियल्स के अलावा भी कुछ मटेरियल्स हैं? एक बार 1 बाय 1 आप पूरा देख लीजिए पूरे ट्री उसको, उसके बाद बात करो। है कोई? क्या डायमंड इंजीनियरिंग मटेरियल्स है या नहीं? डायमंड्स, बायोमटेरियल्स, क्या कह रहे हैं? बायोमटेरियल्स, मेटालॉइड्स, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बताओ बेटा क्या होता है? materials which have properties of both metals and non-metals. Metals and non-metals, these are the composite materials, hybrid. So they are coming in between them na? Yes, sir. यहाँ पे जो 2 चीज़ मैंने लिखा है, जैसे डायमंड एक पर्टिकुलर मटेरियल हो गया, जैसे कार्बन से ही बनता है डायमंड्स। ठीक है, लेकिन डायमंड्स नॉट कमिंग इनटू द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, क्योंकि हम इसको बहुत ही मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हम डायमंड एज अ ग्लास कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट उसमें भी हम प्योरली डायमंड यूज़ नहीं करते हैं। उसमें पॉलिशिंग होती है डायमंड की, सरफेस पे डायमंड यूज़ किया जाता है बहुत ही कम, बट वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स की तरह यूज़ नहीं किया जा रहा है। बहुत ही मास प्रोडक्शन के लिए नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कहीं पता चला कि हम कई सारे डिवाइसेस बना रहे हैं डायमंड से, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं हम, बट वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स नहीं बोले जाएंगे। बायो मटेरियल्स, ये है बायो मटेरियल्स जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, बट नाउ अ डेज दिस बायो मटेरियल्स आर ऑल्सो इंजीनियरिंग मटेरियल्स। बट हम लोग बेसिकली बात करेंगे मेटल्स पे, बेसिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बायो मटेरियल्स जैसे मैं बोलूँ, जैसे टिश्यूज, सेल्स, दीज आर द बायो मटेरियल्स। ओके, तो आजकल इस पे भी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप हो चुका है, ये बायो मैकेनिक्स, बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
तो ये बहुत सारा बहुत ही एडवांस लेवल की साइंस एंड रिसर्च चल रहा है इस पे। तो these are also the part of engineering materials, but we so far know that there are two types of metals, the metals and non metals। अच्छा, ये डायमंड क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स है, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में दो तरह के हैं, एक मेटल्स और एक दूसरा है क्या है, नॉन मेटल्स। मेटल्स में दो टाइप के होंगे। फर्स्ट वन इज द फेरस मेटल्स। फेरस में Fe आता है। Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। जिसमें आयरन कंटेंट्स होंगे उसको बोलेंगे फेरस मटेरियल। जिसमें आयरन एग्जैक्टली 0% होगा उसको बोलेंगे नॉन फेरस मटेरियल्स। जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर, टीन, जिंक और बहुत सारे होंगे। फेरस में आ जाते हैं रॉट आयरन, जिसमें आयरन का कुछ परसेंटेज होगा, कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। देन कार्बन स्टील, इसमें कार्बन एडेड होगा। एलॉय स्टील, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे आयरन के साथ हमने आयरन के साथ क्रोमियम ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्रोमियम ऐड किया, क्रोमियम जो ऐड किया इसमें हमने मेल्ट किया, उसमें क्रोमियम के कुछ पार्ट्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने डाल दिए, जिससे उसकी कोरोजन रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है आयरन की। उसी को बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। अभी मैं बताऊंगा कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या और ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कास्ट आयरन। जैसे आपने हैंड पंप देखे होंगे, वो कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको इंजन भी दिखाया था, उसका पिस्टन और उसके जो वॉल्स हैं वो किस मटेरियल से बनते हैं। ये मैं अभी आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा कि किस मटेरियल से बने होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स में आप पॉलीमर्स और सिरेमिक्स देख सकते हो। जैसे पॉलीमर्स में आपको थर्मोसेटिंग आपको पता होगा, एंड थर्मोप्लास्टिक, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, बता सकता है कोई? On the application of heat, what will happen with the thermosetting polymers? बताओ, जल्दी बताओ। कोई नहीं बताएगा। थर्मोसेटिंग, जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं वो पूरा सेट हो गया, Irreversible. इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। थर्मोप्लास्टिक Reversible. It can be covered again. रिवर्सिबल, ओके। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना आप ट्री बना लोगे तो एक एक टर्म्स के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट आर द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, बट इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्या होता है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपको ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होता है। फिर आप इसमें से आपको ना पूरा का पूरा पढ़ना होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस पार्ट में आता है, उसके हिसाब से आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनल ऑफ दिस लेक्चर नंबर 38, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। स्ट्रेंथ की बात मैं बार बार कर चुका हूँ। अच्छा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो सेंटेंस अब इस पूरे के पूरे जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो मैंने लिया है ये बुक से लिया हुआ है। मेरा एक सेंटेंस मैं जो लिखूँगा वो सबके लिए मास्टर सेंटेंस होगा, बस आपको कुछ कुछ वर्ड आपको उसमें से हटाने होंगे। तो मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप नोट कर लोगे। अभी मतलब द मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स। बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स आर रिफर्ड एट इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हम किसी पर्टिकुलर लोड अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो मटेरियल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। लोड हमने पढ़ा है अभी 2-3 तरह से, ठीक है। तो उसके हिसाब से कौन कौन सी स्ट्रेंथ होगी, कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस दैट यू हैव टू राइट। जैसे जब भी मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे एक जगह पे फिलिंग द गैप्स करूंगा। वहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए वो वैल्यू कुछ वर्ड लिखने होंगे आपको। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, मास्टर सेंटेंस। जब भी किसी प्रॉपर्टी की बात करूंगा मैं, जैसे प्रॉपर्टी लिख दिया, कोई प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी। अब इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल
by virtue of which कुछ में बदल सकता है, इट कैन fill in the gaps. ठीक है, लिख लिया आपने? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता हूँ, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो स्ट्रेंथ में पहला प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेनासिटी, ये एक सिंगल वर्ड में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये नाम भी याद रखेंगे आप। टेनासिटी इज ऑल्सो नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू रेसिस्ट स्ट्रेचिंग लोड विदाउट फ्रैक्चर। सो इट कैन, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? इट कैन resist, it can resist tensile loading without fracture। ठीक है, ये पूरा अंडरलाइन में आ जाएगा, फिल इन द गैप्स में। तो ये स्टार्टिंग का जो लाइन है वो आपको याद रखना होगा। उसके बाद ये लास्ट में बस रेसिस्ट टेंसाइल लोडिंग विदाउट फ्रैक्चर। क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट कंप्रेसिव में क्या होगा? फिल इन द गैप्स में क्या होगा? कौन बताएगा? Resist compression load. कंप्रेसिव लोडिंग, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इसे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। इट कैन रेसिस्ट Compressive load. Without without फ्रैक्चर। ठीक है, yes. नेक्स्ट इज द शियर स्ट्रेंथ। अब शियर देखो क्या होता है, जैसे पनीर होता है, आप पनीर देखे होंगे, सभी लोग पनीर जानते होंगे ना सब। Yes, sir. पनीर नहीं जानते हो? आलू जानते हो? Yes, sir. ठीक है, मान लीजिए ये आलू है, आप इसको कैसे काटते हो? आपने नाइफ लिया, ठीक है, नाइफ को ऐसे लगाया इसके ऊपर, आप आपने इसके ऊपर से फोर्स लगाते हैं आप, ठीक है, तो फिर ये ऐसे यहाँ से कट जाएगा, राइट? यहाँ से कट जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा। अब ये बताओ, एरिया और फोर्स, जो कटा हुआ एरिया है क्रॉस सेक्शन, और ये फोर्स, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? Perpendicular. परपेंडिकुलर कैसे हो गया यार? परपेंडिकुलर यहाँ है, देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, पर एरिया के ऊपर, एरिया से परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एरिया के क्या है? Parallel. पैरेलल है। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ऐसे फोर्स लगाऊं और ऐसे फोर्स लगाऊं, ये रिविट जॉइंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी, रिविटेड जॉइंट्स है, रिविट लगा हुआ है ये 2 प्लेट्स के बीच में, और ये लैप जॉइंट है, ठीक है, ये लैप जॉइंट है। अब इसमें मैंने फोर्स लगाया इस साइड में और इस साइड में, तो क्या मैं जब खींचूंगा तो क्या ये प्लेट इस रिविट को यहाँ से काट सकता है? बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाए तो टूट सकता है ये रिविट, ठीक है। तो यहाँ से जो कटने की, शियरिंग बोलते हैं, जो कट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज शियरिंग। जब कटिंग होती है, जैसे पनीर को काट रहे हो आप, तो आप उसके स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, इसलिए कट जा रहा है वो।
आपने जो नाइफ से फोर्स लगाया उसके shear स्ट्रेंथ से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेसिस्ट द shearing लोड विदाउट फ्रैक्चर, राइट सर राइट। शेयरिंग लोड क्या होता है? शेयरिंग लोड वो लोड होता है जब हम क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स लगाएं। तो बताओ ये क्रॉस सेक्शन इसके पैरेलल है कि नहीं, फोर्स के यस सर। है कि नहीं। मैं अगर इस बॉटल को कट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे फोर्स करूँ लगाऊंगा ना, यस सर। Yes, sir. और ये एरिया है इसका, और मैं एरिया और फोर्स दोनों देखिए पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो जब भी एरिया और फोर्स Yes, sir. एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसको बोलते हैं शेयरिंग फोर्स या शेयरिंग लोड। और उस केस में क्या होता है, कटिंग होता है। पनीर को आपको काटना है तो क्या खींच के काटते हो? नो सर। नो, आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो एरिया के पैरेलल, उसको बोलते हैं शेयरिंग। सो यू कैन ऑल्सो, यहाँ पे जो बचा हुआ जो सेंटेंस है जो अंडरलाइन वाला है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इट कैन रेसिस्ट शेयरिंग शेयरिंग लोड, लोड विदाउट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर, राइट। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट इज द स्टिफनेस। स्टिफनेस, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अभी देखिए स्टिफनेस क्या लिखा हुआ है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेसिस्ट द डिफॉर्मेशन अंडर लोड। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। सिर्फ चेंज इन शेप, डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप, मतलब डिफॉर्मेशन समझते हो आप, डिफॉर्म करोगे तो शेप बदल जाएगा। यस सर। Yes, sir. डिफॉर्मेशन, resist the deformation, resist the deformation without change in shape। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो डायग्राम मैंने दिखाया आपको, आप बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टिफ है, ये ग्रे वाला या ग्रीन वाला? कौन ज़्यादा स्टिफ है? सेम फोर्स लगाया मैंने, ग्रे वाला। ग्रे वाला ज़्यादा है स्टिफर। क्लियर है। यहाँ पे मैं इतना लिख रहा हूँ तो इससे आपको समझ में आएगा नोट से। यस सर। ओके, सो दिस इज स्टिफर देन सेकेंड वन, ग्रीन वाले से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस स्टिफर, इस डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो आपको लगता नहीं थोड़ा थोड़ा कि ये इलास्टिसिटी जैसा ही है, चेंज इन लेंथ देख रहे हैं, रबर और स्टील का भी देखा था ऐसे ही, राइट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आने के चांसेस ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, या फिर मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेसिस्ट, अब नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा इट के बाद मैं जो बात बता रहा हूँ, इट कैन रीगेन इट्स शेप एंड साइज on removal of load।
समझ में आ रहा है? ये रेड कलर का जो लिख रहा हूं मैं उस लाइन के बाद का है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन, अच्छा इट कैन मैंने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। इट कैन रीगेन इट्स शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है। तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है इसमें, इन सब में डायग्राम ऐसे ही बनाना है, सिंपल सिंपल सा। आपको क्या दिखाना है, जब हमने इस पे लोड नहीं लगाया था तो इसकी लेंथ जो थी वही है। अब जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसकी लेंथ चेंज हो गई, बताओ, Yes, sir. लेंथ चेंज हो गई, क्या शेप चेंज हुआ बेटा? शेप No. चेंज होने का मतलब देखिए क्या है। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया तो पहले रेक्टेंगल था, ये अभी भी रेक्टेंगल है कि नहीं? मैंने फोर्स पहले F और F लगाया था, फोर्स और बढ़ा दिया मैंने 2F और 2F कर दिया, तो शेप बदल गया या साइज बदला? साइज बदला। साइज चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, एक प्लेट है जो नीचे से फिक्स है और मैंने इसके सरफेस पे ऊपर क्या किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, तो इसका शेप बदलेगा या साइज? ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा। शेप। तो यहाँ पे क्या बदल गया, शेप बदल गया है। यहाँ पे क्या बदला है, शेप बदल गया, ठीक है। तो शेप और साइज दोनों बदलेंगे जब, और हम जैसे ही फोर्स को हटा देंगे ये शेप और साइज फिर से रीगेन कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स। शेप और साइज दोनों बदलने चाहिए, क्लियर। और स्टिफनेस में शेप बदलने की बात कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन की वजह से शेप बदलना, करेक्ट? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होगा, जस्ट अपोजिट। जब हमने इस पर फोर्स लगाया और जैसे ही फोर्स हटाया, देखिए ये डायग्राम कैसा है, इस पर हमने ऐसे मटेरियल को देखा, उसके बाद मटेरियल पर फोर्स लगाया, इसका शेप और साइज बदल गया, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे फोर्स हटाया, इट रीगेन इट्स शेप एंड साइज अगेन, Yes, sir. राइट। और प्लास्टिसिटी में क्या होगा, Regain नहीं कर पाया। it cannot regain its shape and size on removal of load, clear? क्लियर है? हमने Yes, फोर्स sir. लगाया, इसका शेप और साइज बदल गया, जैसे ये फोर्स हटाया हमने देखा ये मटेरियल हमेशा के लिए परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका है। परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा इन केस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, कन्फ्यूजन होगा आपको, समझ में आ रहा है आपको? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट इज द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, it is the property of the material by virtue of which it can drawn मतलब बनाना, drawn into wire on the application of tensile loading but without fracture, पढ़ पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. अब देखिए क्या होता है, वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए मटेरियल के अंदर, डक्टिलिटी होना चाहिए। वायर बनाते हैं ना, जैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर बनाना है, कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की वायर, तो ऐसा तो है नहीं कि नेचर में वैसे ही वायर मिल जाते हैं आपको। आपके पास मटेरियल कास्टिंग से बहुत बड़ा बड़ा ब्लॉक बनाया जाता है, फिर उससे बड़े बड़े रॉड बनाए जाते हैं, फिर उस रॉड को खींच के कौन सा फोर्स लगाते हैं खींचने में, Tensile हो। टेंसाइल लोडिंग। तो टेंसाइल लोडिंग लगाओगे और खींचोगे। अब ये बताओ उस मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए या प्लास्टिसिटी?
प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। किसी को लग रहा है इलास्टिसिटी होनी चाहिए? प्लास्टिसिटी से। प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। अगर मैं खींचूं तो वायर में बन के हमारे पास हमको मिल जाए। पता चला इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, आपने फोर्स लगाया, लेंथ बढ़ाया, फिर छोड़ा, फिर वापस आ गया, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, आप जनरली कौन से मटेरियल की चाहत रखते हो? डक्टाइल ज़्यादा या प्लास्टिक या मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, प्लास्टिक या इलास्टिक? प्लास्टिक। प्लास्टिक। प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक। अच्छा, प्योर प्लास्टिक मेटल्स तो होते ही नहीं है, प्योर प्लास्टिक मेटल्स होते ही नहीं है। प्लास्टिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? जैसे पॉलीथीन्स, आपने खींचा, लेंथ बढ़ गई हमेशा के लिए, ठीक है। इलास्टिक का मतलब हुआ खींचा, छोड़ा, फिर वापस आ गया। क्या मेटल्स ऐसे होते हैं? दोनों में से कोई और होते हैं क्या मेटल्स? दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है क्या मेटल्स के लिए? क्या मेटल इलास्टिक होते हैं? नो सर। क्या मेटल्स प्लास्टिक होते हैं? नो सर, पूरी No. तरह से plastic नहीं। मेटल्स आर, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना इसको, मेटल्स आर इलास्टो प्लास्टिक मटीरियल, इलास्टो प्लास्टिक मटीरियल। मेटल्स आर इलास्टो प्लास्टिक मटीरियल मतलब उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं मेटल्स के ऊपर फोर्स लगाता जाऊं, धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊं, तो क्या पहले इलास्टिसिटी उसकी आएगी, दिखाई देगी, या प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी। बाद में इलास्टिसिटी आएगी। इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, ठीक है। अब क्या मैं ये 10 न्यूटन का फोर्स हटाऊंगा तो ये परमानेंटली डिफॉर्म होगा या वापस आ जाएगा? वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा। इसका मतलब इलास्टिसिटी पहले आ रही है ना। यस सर। अब फिर धीरे धीरे आपने फोर्स और बढ़ा दिया, 100 न्यूटन कर दिया, ठीक है, 100 न्यूटन कर दिया, तो इसकी लेंथ हो सकता है अब फोर्स हटाने के बाद वापस ना आए, राइट। यस सर। लेकिन हो भी ये सकता है कि कुछ वापस आए और कुछ वापस ना आए। इसी वजह से इसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, कि आपने जैसे फोर्स खींचा, इलास्टिसिटी की वजह से थोड़ा सा वापस आएगा और प्लास्टिसिटी की वजह से थोड़ा सा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और वी आर डीलिंग विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी। मैं बस यहाँ तक पढ़ाऊँगा आपको, ये हार्डनेस तक, इसके बाद का आपको नहीं पढ़ना है, ये मैं हटा भी रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक पढ़ेंगे हार्डनेस तक। तो मैलिएबिलिटी द सेम तरीका है, ड्रॉन इनटू द वायर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोडिंग विदाउट फ्रैक्चर, ठीक है, विदाउट फ्रैक्चर, टेंसाइल लोडिंग लगाया। अब देखिए मैलिएबिलिटी में जस्ट वैसा ही है, बस उल्टा है। मैलिएबिलिटी में हमको प्लेट बनानी होती है, बड़े बड़े ब्लॉक से प्लेट बनानी होती है। अगर मान लो मैं दे दिया इतना मोटा सा ब्लॉक, सपोज ये बुक है, ठीक है, ये बुक है और इसको आपको पतला सा बनाना है, आप क्या करोगे? अब सीएमडी वाले कह देंगे सर इसको प्रेस पुल कर देंगे, नहीं, लोड लगाएंगे। इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे या टेंसाइल? कंप्रेसिव। जैसे ब्लैक स्मिथी करता है, लोहार क्या करता है? हैमरिंग 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 करके पतला सा चाकू भी बना सकता है, नाइफ बनाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने फोर्स लगा लगा के इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया या इलास्टिक डिफॉर्मेशन? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वेरी गुड, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया। तो अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? बाय अप्लाइंग कंप्रेसिव। देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी हैमर्ड इनटू थीन, मतलब पतले शीट्स में, थीन शीट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा? कंप्रेशन लोड। कंप्रेसिव लोड, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव लोड,
यहाँ पे ऊपर क्या था, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोडिंग विदाउट फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए बस, नहीं तो उस काम का नहीं रह जाएगा वो, विदाउट विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, विजिबल है Yes. Yes, sir. बेटा? अब बताओ, मैं मेरा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके जो मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? चलो बताओ मुझे, एग्जाम टफ होता है या हार्ड होता है? Tough. टफ होता है। और कोई? अब कोई कह देगा इजी होता है सर। दोनों ही होता है। क्या होता है? दोनों होता है। अरे जिसको दोनों लग रहा है मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। बताओ भाई, दोनों कब लगता है भाई? मैथ का एग्जाम कैसा होता है, टफ या हार्ड? टफ और हार्ड क्या सेम वर्ड है? No, sir. बताओ। सर हार्डनेस ऊपर स्क्रीन पे होती है और टफनेस एग्जाम में हम लोग बोल देते हैं दोनों एक ही ना, आज एग्जाम बहुत टफ था, बहुत हार्ड था, राइट? तो बोल चाल की भाषा में दोनों एक जैसे लगते हैं, बट इंजीनियरिंग मटेरियल्स में ये डिफरेंट है। जैसे टेम्पर्ड ग्लास है, वो टफ होता होगा या हार्ड होता है? हार्ड। हार्ड होता है। और कुछ? और कोई? चलिए पहले मैं डेफिनेशन लिखूं टफनेस का। टफनेस का डेफिनेशन देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एब्जॉर्ब द डिफॉर्मेशन एनर्जी, इसको शॉर्ट, इसको और भी दूसरा नाम है डिफॉर्मेशन एनर्जी का, स्ट्रेन एनर्जी, without fracture, sorry, on the application of load, on the application of load without fracture, विदाउट नहीं होगा, बिफोर फ्रैक्चर, ध्यान रखिएगा, बिफोर फ्रैक्चर, बिफोर फ्रैक्चर, बिफोर फ्रैक्चर। देखिए मटेरियल को जैसे यहाँ पे हैमर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हैमर किया, ये टूटा नहीं और ये अचानक से टूट गया, इस पे जैसे हैमर किया ये टूट गया और ये बैंड हो गया। कौन और एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट। बिफोर फ्रैक्चर और कौन एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है, लेफ्ट वाला। इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा हार्ड है, राइट या टफ है? Tough. टफ है, वेरी गुड, टफ है। दूसरा वाला क्या है ना, एप्लीकेशन लगाते ही ना टूट गया, बहुत जल्दी टूट गया। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। इट, देखो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन सडन फ्रैक्चर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लोड, एक्सटर्नल लोड। सडन फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सडन फ्रैक्चर। जैसे चॉक, चॉक इज नॉट मेटल बट चॉक इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द ब्रिटलनेस। चॉक का एग्जांपल दिया जाता था बचपन में, आप लोग हाई स्कूल 9th में देखोगे चॉक। और इलास्टिक मटेरियल के लिए दिया जाता है एग्जांपल इरेजर, रबर। तो आप अगर आप नेकेड आई से देखना चाहते हो कि आपके पास ब्रिटल मटेरियल कौन है, तो आप चॉक बोलोगे। डक्टाइल मटेरियल बोलोगे, पूछा जाए इलास्टिक मटेरियल बोला जाए तो, डक्टाइल कह रहा हूँ मैं, इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल बोला जाए तो रबर या इरेजर, लेकिन दोनों मेटल्स नहीं है। इरेजर, चॉक क्या होता है, जैसे मैंने इसको खींच ऐसे किया तो सडन फ्रैक्चर होता है, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं दिखाई देती आपको कि थोड़ा बहुत डिफॉर्म हो रहा है, धीरे धीरे पहले लेंथ बढ़ रही है फिर टूट रहा है। सडन फ्रैक्चर होता है चॉक में या फिर ब्रिटल मटेरियल में। क्लियर है? Yes, sir. तो आप इसका भी डेफिनेशन उसी हिसाब से लिख सकते हो ना, यस और नो? यस सर।
Yes, sir. एंड लास्ट वन इज द हार्डनेस। देखिएगा, अच्छा ये बताओ, टफनेस मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है या सरफेस की प्रॉपर्टी है? मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है। अंदर की प्रॉपर्टी मतलब पूरे बल्क बॉडी का प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये टूट रहा है, टूटेगा। देखो मटेरियल के ऊपर मैं फोर्स लगाता जा रहा हूँ, फोर्स लगाता जा रहा हूँ, बट टूट नहीं रहा है वो, बट वो टूट नहीं रहा है, ठीक है। और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती जा रही है, जो हम फोर्स बाहर से लगा रहे हैं वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहा है। वो कब तक एब्जॉर्ब करेगा? जब तक उसके अंदर फ्रैक्चर ना हो जाए। फ्रैक्चर होने के बाद वो पूरी एनर्जी रिलीज हो जाएगी एटम्स के दूर दूर ले जाने में, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी मटेरियल के पूरे बल्क बॉडी की, पूरे बॉडी की है। बट हार्डनेस इज ओनली द सरफेस प्रॉपर्टी, इट इज द सरफेस प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेसिस्ट इंडेंटेशन। सरफेस पे जो हम नॉक जैसे पिन पॉइंट किया, जैसे आप फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो या पहले से गोरिल्ला ग्लास होता है, वो क्या करता है, जैसे फ़ोन में आपके की रिंग है, वो उस पर स्क्रैच ना कर जाए, कॉइन से स्क्रैच ना हो जाए, तो स्क्रैचिंग को और इंडेंटेशन को रसिस्ट करना इज नोन एज द हार्डनेस। और जो स्क्रैचिंग है और सरफेस पे इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन का मतलब है पिन पॉइंट लगाना, तो वो क्या है, सरफेस पे ही होता है, तो एक सरफेस प्रॉपर्टी है। द हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, सरफेस प्रॉपर्टी है। तो क्या मैं पूछूं अब अगर आपसे कि टेम्पर्ड ग्लास में हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए या ब्रिटलनेस, नहीं, हार्डनेस होनी चाहिए या टफनेस होनी चाहिए या दोनों होनी चाहिए? हार्डनेस, टफनेस या दोनों? सर दोनों होनी चाहिए। दोनों होनी चाहिए। क्यों? टफनेस से उसको क्या फायदा होगा हमें? देखो, टफ मटेरियल डिफॉर्म तो हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। सर हार्डनेस ज्यादा होनी चाहिए। हार्डनेस, हार्डनेस होनी चाहिए। होनी चाहिए आप टेम्पर्ड ग्लास क्यों लगाते हो? मुझे पता है क्यों लगाते ताकि हो। स्क्रैचिंग और सबसे बच के रह मोबाइल फोन में पहले से गोरिल्ला ग्लास बहुत ही टफ, बहुत ही हार्ड मटेरियल है पहले से ही, बट हम फिर भी यूज़ करते हैं फॉर दी। आप चाहते हो कि टेम्पर्ड ग्लास क्या होता है, देखिएगा, टेम्पर्ड ग्लास में देखते हो बहुत आसानी से टूट जाता, गिरता है तो टूटता बहुत जल्दी है, बट वो अपना जो एनर्जी है ना वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करता, पता है। वो जो इम्पैक्ट एनर्जी है वो आपकी गोरिल्ला ग्लास जो मेन ग्लास, वो जो मेन स्क्रीन है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी है, जो डिफॉर्मेशन एनर्जी है, उसको पूरा का पूरा वही टेम्पर्ड ग्लास ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और एट द सेम टाइम उसके सरफेस को भी हम हार्ड करते हैं, सो दैट स्क्रैचिंग इंडेंटेशन भी ना हो सके। तो दोनों प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, टफनेस और हार्डनेस, राइट। बट Yes, once sir. again, the tempered glass is not metal. Clear? Yes, sir. तो मैं बोलूँ अगर मैं एक डायमंड बॉल लेके आया और एक डायमंड बॉल लेके आया, एक मटेरियल पे मैंने इतना सा देखा, इसके ऊपर कंप्रेस किया इस मटेरियल के ऊपर और इतना सा इंडेंटेशन हुआ, दूसरे वाले पे ज़्यादा हुआ, कौन ज़्यादा हार्ड है, फर्स्ट और सेकेंड? Second. सेकेंड वाला ज़्यादा हार्ड है, दिस इज हार्डर। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो कि कौन सा ज़्यादा हार्ड है, ये आप दिखा सकते हो कि सेम फोर्स अप्लाई करके हमने बॉल इंडेंटर से मटेरियल की टेस्टिंग की और देखा कि किसमें ज़्यादा इंडेंटेशन हुआ है। जिसमें ज़्यादा होगा वो कम हार्ड होगा, वो सॉफ्ट होगा। क्लियर? Yes, sir. आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Yes, sir. यस सर। Okay, thank you. And just write capital P in the chat box. Capital P. Yes, Present. okay, sir. हेलो सर। हाँ जी सर वो श्याम और हम दोनों एक ही क्लास से ले रहे थे सर। नाम लिख के भेजो। हाँ सर, इसके फोन में चल ही नहीं रहा था इसलिए दोनों एक से अटेंड कर रहे थे।
प्रिंस का फायदा उठा रहे हैं। हाँ सर